Now see, today we are doing the residential status of an individual. Our chapter name is the residential status of an individual. हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए है इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं. सो बेसिस द टैक्स इंसिडेंस ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस. ठीक है, एक एसएससी का जो टैक्स इंसिडेंस है, क्या मतलब है, इन्हें मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लीज ध्यान देना. आपको जब कभी भी आप इन नोट्स को बुक में से करोगे तो आपको बुक में से सिर्फ सेक्शंस वाइज कवर करना है, बाकी कंसेप्ट वाइज कितना है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया. आपको मेन सिर्फ उसमें से सेक्शंस देखने पड़ेंगे. ठीक है, देखो मेन चीज क्या है कि हमें ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जब मैं टैक्स पे कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही जानना जरूरी है कि वो रेजिडेंशियल है या नहीं, यानी कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. ठीक है, सो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया का रहने वाला है या नहीं. सो द टैक्स इंसिडेंस ऑफ एन असेसी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस. तो जो एक असेसी का जो टैक्स इंसिडेंस है वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है. Clear? There are the two types of residential status. तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होते हैं वो दो टाइप के हैं. कौन कौन से टाइप के हैं? रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं. ठीक है, एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. आप प्लीज पेपर पेन लेके बैठिए, उनको साथ साथ नोट डाउन है. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं करते जाइए. सो तो दो हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस के टू टाइप्स हैं, एक तो रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट. अब देखो रेजिडेंट का मतलब क्या है कि अब सिंपल सीधी सी बात है ना, जो हमारे इंडिया में रहने वाला होगा गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स देंगी वो उसी को ही देगी. ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट है उन्हें इतना बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देंगी. तो जो हमारे इंडिया में रेजिडेंट है उन्हें ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब मैक्सिमम बेनिफिट देंगी, ज्यादा बेनिफिट देंगी, कि जैसे हमने देखा ना कि हमारी अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख है तो उस 5 लाख की इनकम पर उसे 2.5 लाख का टैक्स पे नहीं करना. तो ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है ये बेनिफिट गवर्नमेंट किसे दे रही है? ये बेनिफिट गवर्नमेंट सिर्फ जो इंडिया में रहने वाले हैं रेजिडेंट हैं उन्हें कोई बेनिफिट देंगी. ठीक है, पर लेकिन हमारे पास क्या है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, तो फिर नॉन रेजिडेंट को इतना यानी कि बेनिफिट नहीं देंगी. ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस टू टाइप्स में, एक तो इंडिया में रेजिडेंट, सेकंड द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, नॉन रेजिडेंट को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और उनका स्लैब रेट भी अलग होगा. ठीक है, और उनको एक सिंपल सीधा इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. आप आ जाइए टाइप्स ऑफ द इनकम. इनकम कितने टाइप्स की है? सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इनकम. सो नंबर वन द इंडियन इनकम. आप इनकम पे भी ध्यान दीजिए. देखो इंडियन इनकम है, अगर आपने इंडिया के अंदर अर्न किया है, वो जो इनकम है आपकी इंडियन टेरिटरी के अंदर है, सो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. तो वो इंडिया में क्या होगी? टैक्सेबल होगी. आपको ध्यान रखना है, इफ दैट इनकम इज अर्न विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. ठीक है, वेदर द पर्सन अर्निंग इनकम इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वेदर वो जो पर्सन है जो कि इनकम को अर्न कर रहा है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है. ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन कंसर्न क्या है कि वो जो इनकम है वो इंडिया की टेरिटरी में क्या है, टैक्सेबल है. अगर वो इंडिया की टेरिटरी में टैक्सेबल है तो जो पर्सन अर्निंग इनकम इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट उससे हमें रेफर नहीं करता. फिर हम बाद में आएंगे ये देखेंगे कि अच्छा ये इंडिया की टेरिटरी में अर्न किया है और ये जो पर्सन है वो ये रेजिडेंट है,
अगर ये पर्सन रेजिडेंट है तो इसका हम अलग से टैक्स निकालेंगे, और अगर ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट होके हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो हमारे यहाँ का क्या है, एनआरआई है। ठीक है, एनआरआई मीन क्या करते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट लाते हैं इंडिया में, उनसे उनको इंटरेस्ट आता है और फिर वो उस इंटरेस्ट पे टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडियन इनकम है। नेक्स्ट इज द अवर द फॉरेन इनकम। सो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली, सॉरी, so it is taxable in India only if such person is resident in India। ध्यान दीजिए, फॉरेन इनकम है, बाहर की इनकम है। अब भाई सिंपल है, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अमेरिकन पीपल रहते हैं, वो बाहर अर्न कर रही हैं, तो क्या हम उनके लोगों से टैक्स चार्ज करेंगे? ऑब्वियसली नो। तो हम उनके लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो यानी इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली, ये इंडिया में तभी टैक्सेबल है इफ सच पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो जो पर्सन है वो इंडिया में रेजिडेंट है, इंडिया में रहने वाला है। ध्यान दीजिए, ठीक है। सो फॉरेन इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब हम हमारा वो उस इंडिया का लिंक होगा। ठीक है, अगर अमेरिका में कोई भी लोग रह रहे हैं और अगर वो इंडियंस हैं, ध्यान दीजिए, अगर वो इंडियंस हैं, ठीक है, तभी हम उसको टैक्स करेंगे इंडिया में, अदरवाइज हम उन्हें टैक्स नहीं करेंगे। सो फॉरेन इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, कि जो नॉन रेजिडेंट, अब भाई देखिए कि अमेरिकन है, इंडिया में रेजिडेंट तो नहीं है ना, नॉन रेजिडेंट हो गए, एनआरआई हो गए, और उनकी फॉरेन इनकम है। ठीक है, उनकी बाहर की इनकम है, तो अमेरिका के लोग अमेरिका में ही अर्न कर रहे, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन इनकम में, तो हम उनकी इनकम को टैक्स नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है इंडिया में वो रेजिडेंट होने चाहिए, सेकेंड कि वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। क्लियर? तो नंबर वन इज द रेजिडेंट इन इंडिया, सेकेंड इज द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। टाइप ऑफ द इनकम, तो दो टाइप की इनकम है, इंडियन इनकम है, ठीक है, एंड देन सेकेंड आपकी फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होती है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अगर बाहर की इनकम है तो बाहर की इनकम सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल होंगे, जो इंडिया के जो रेजिडेंट है उनके लिए ही टैक्सेबल है। पहले बताइए, अब तक के में किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क, अगर कोई डाउट है आपको या नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमारा कवर किया था, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे, उस कंसेप्ट में हमने इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ठीक है ना, ये सभी हमारे कौन होते हैं, ये सभी हमारे असेसी होते हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो हम इन सभी का सेपरेट चेक करेंगे कि वो हमारे इंडिया के रहने वाले हैं या नहीं, यानी कि वो इंडिया के रेजिडेंशियल हैं या नहीं। ठीक है, एंड हाउ टू चेक दैट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अब हम उन्हें कैसे चेक करना है वो वन बाय वन स्टडी करते हैं कि हम उन सभी के रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। सो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल। अब है रेजिडेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। सो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल, ठीक है, नंबर वन, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के केस में आप एक जगह प्लीज और लिख लीजिए कि हमने रेजिडेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, रेजिडेंट्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ध्यान देना, कौन सा, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और हमारे पास दूसरा क्या है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप एक एक कंसेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल के केस में, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स वी हैव द रेजिडेंट
एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमारे पास क्या है, हमारे पास रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया कि वो जनरली इंडिया से बिलोंग है, मतलब इंडिया में रहने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपरली इंडिया में से हैं, लेकिन रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसमें क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि आप अभी क्या है, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, 2 साल में आप बाहर जा रहे हैं, 3 साल के लिए आप बाहर गए हैं, तो आप इमीडिएटली नॉन रेजिडेंट नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कितने सालों से आपका बर्थ यही हुआ है, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो, तो आप उस मतलब इमीडिएटली आप कैसे बन जाओगे वो हम चेक करेंगे, अभी इसमें बताती हूँ। तो आपके पास स्टेटस आपको देखना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो तो आप ऑर्डिनरी में आते हो चाहे आप नॉन ऑर्डिनरी में। नॉन ऑर्डिनरी में क्या होता है कि ठीक है आप कभी कभी आ रहे हो, अब वहां जाके आप बिल्कुल सेटल्ड हो गई हो, ठीक है, अब आप क्या मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहे, लेकिन आप क्या हो गए हो, हमारे आपके पास इंडिया में क्या है, कंसर्न है, कहीं ना कहीं आपका इंडिया से कंसर्न है, ठीक है। सो आपने कहीं इंडिया में आपके या तो पेरेंट्स हैं, आप उन्हें, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सब क्या है, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड नॉन रेजिडेंट। अब एक और चीज आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, बेसिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस हैं। ये बेसिक कंडीशंस किसके लिए हैं, ये बेसिक कंडीशंस हैं आपको, पहले तो आपको देखो ये बताना है, पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बताने के लिए आपको चेक करना है बेसिक कंडीशंस, क्लियर, क्या चेक करनी है, बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी है। फिर अगर बेसिक कंडीशन में वो रेजिडेंट निकलता है, ठीक है, अब मान लीजिए कि वो नॉन रेजिडेंट निकला, तो आपको ये ऑर्डिनरी का तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। सो आपको मेन चीज में बेसिक कंडीशंस हैं, इनमें आपको चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। और अगर वो रेजिडेंट निकलता है तो आपको बेसिक कंडीशन के साथ साथ ये भी चेक करना है, एडिशनल कंडीशंस भी, ध्यान देना कि एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बेसिक भी सेटिस्फाइड हो रही है, एडिशनल भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो पर्सन क्या हो गया, वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है। अब आइए एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, यही जो चीज मैंने बोली है, तो देखो, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो रेजिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो मस्ट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ध्यान दीजिए बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, और जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन और एडिशनल कंडीशंस जो हैं वो दोनों। अब मेन चीज आती है, बेसिक कंडीशन है आपके रेजिडेंट के लिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक कंडीशन आपकी रेजिडेंट के लिए है। अगर आपने बेसिक कंडीशंस में देख रहे हो, अभी आपको कंडीशंस एक्सप्लेन करूंगी, तो बेसिक कंडीशन में आप देख रहे हो कि आपकी कोई भी जो कंडीशन है, जो पॉइंट्स है, वो उस पर्सन के सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो उस पर्सन में कोई भी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वो जो पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा, वो जो पर्सन होगा वो फिर नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। वो जो पर्सन होगा वो फिर नॉन रेजिडेंट आपका पर्सन है, जैसे लिखा है ना कि डज नॉट सेटिस्फाई
एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, तो इसीलिए इसे मैंने एक टेबल की फॉर्म में इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट किया है। सो डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस, तो आपकी कोई भी दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होंगी एंड बोथ ऑफ द और एडिशनल कंडीशंस दोनों ही सेटिस्फाई होंगी एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। अब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसमें क्या होगा, रेजिडेंट तो है तो यानी कि आपकी बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है, तो इसमें आपकी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो must satisfy at least one of the basic conditions, एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, और जो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, ये भी ध्यान देना। सो must satisfy at least one of the basic conditions, और बेसिक कंडीशंस किसके लिए है, बेसिक कंडीशंस मेरी रेजिडेंट के लिए है, तो बेसिक कंडीशन इज फॉर माय द रेजिडेंट, क्लियर। एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एंड वन एंड नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस मेरी सेटिस्फाइड नहीं है। आपको शायद मैं ये बता चुकी हूँ, ठीक है, आप इसको प्लीज अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से समझ लो। अब हमें इनको ये कंप्लीट करना है कि एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं और नॉन एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ ये इसमें सबसे पहले इसका थर्ड पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट और टू अभी समझाती हूँ। तो नंबर थर्ड पॉइंट मेन आपका यही पॉइंट है, ठीक है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, देखो ये और सिंपल सिर्फ इंडिविजुअल के केस की ही डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल के केस की बात कर रहे हैं। अदर देन दैट मेंशन इन पॉइंट नंबर 1 एंड 2, देखो लिखा है ना 1 और 2 के अलावा जो भी इंडिविजुअल्स मेंशन किए गए हैं, उन जो भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उनके लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए। तो आपको क्या चेक करना है, अच्छा मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर हम मान लीजिए इनकम को अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने 18-19 में इनकम को अर्न किया है तो मैं टैक्स पे कब करूंगी, मैं टैक्स पे करूंगी 19-20 में, ठीक है। यानी कि मेरी जो 18-19 की जो इनकम है उसे मैं 19-20 में क्या करूंगी, टैक्स पे करूंगी, ठीक है, यही है। So, presence of at least 182 days in India during the previous year 2018-19, it means that, ठीक है, if I am calculating the income in any previous year, यहाँ आपको previous year 18-19 का है, पर आप मान लीजिए आप इस साल 1920 के लिए, तो मेरा ईयर कौन सा हो, मतलब 1920 में अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है, अगर 1920 में टैक्स पे कर रही हूँ तो वो मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। तो मैंने इनकम कब अर्न की है, 18-19 में, और अगर मुझे इस साल टैक्स पे कर रही हूँ, अगर मैं इस ईयर में यानी कि मैं इस साल टैक्स को पे कर रही हूँ, ठीक है, इस साल अगर मैं टैक्स को पे कर रही हूँ, यानी कि इस साल कब, यानी कि 2021 में, तो मेरी इनकम कौन सी होगी, तो मेरी इनकम होगी आपके पास, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ तो वो मेरा होगा 1920 का। सो 1920 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर मेरा क्या होगा, 2021। तो आपको देखो जिस साल आप इनकम अर्न करते हो उसी को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 18-19 लिया है कि ताकि आपको इसको जो समझ में आ जाए कि जो 18-19 की जो इनकम है, जैसे 2018-19 की है, तो अगला साल यानी 1920 क्या होगा, असेसमेंट ईयर है। इसके दौरान सिर्फ आप ध्यान देना, हमें असेसमेंट ईयर में उसका टाइम चेक नहीं करना, डेज चेक नहीं करना, हमें कब चेक करना है बच्चों, हमें कब चेक करना है, हमें चेक करना है तब
जब जिस साल उसने इनकम को अर्न किया है, जिस ईयर में उसने इनकम को अर्न किया है, मुझे उस ईयर में चेक करनी है। सो प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। इंडिया में ठीक है, कम से कम 182 डेज का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चेक करना है। अच्छा, उसने 18-19 में इनकम को अर्न किया है, और अगर उसने 18-19 में जो इनकम को अर्न की है, तो उस साल क्या वो इंडिया में 182 डेज कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम काउंट करना होगा। मान लीजिए आप जाते हो, अब जा रहे हो अक्टूबर में बाहर जा रहे हो, तो आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इंडिया में हो थे ना, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय द 6, यानी कि 180 डेज तो ये हो गए। और उसमें भी आया के डेज भी, तो यानी कि आपका 182 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए। मैंने और लगा रखा है था, दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आपका 182 डेज या उससे ज्यादा में प्रेजेंस, ठीक है, मैम तो आवाज प्रेजेंस कट ऑफ रही है। एटलीस्ट 182 डेज। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, मैं नेट को चेक कर लेती हूँ। देख बाबू, अब आ रही है? यस मैम। वाईफाई अच्छे से देखो, सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या, इंडिया, तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि 182 डेज एटलीस्ट माने से कम। अगर आप 181 डेज भी निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 181 डेज भी निकल के आएगा, तो आप क्या होंगे, नहीं होंगे। कि अब मान लीजिए आपने कहा मैम मेरा तो 181 डेज निकल के आ, मैं क्या मतलब नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगी हमारे इंडिया की, क्या नॉन रेजिडेंट के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा? तो मैंने कहा रुकिए, आपके फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेज ज्यादा है। नाउ सी द सेकेंड कंडीशन, आपको सेकेंड कंडीशन देखनी है, और इस सेकेंड कंडीशन के साथ साथ आपको क्या देखना होगा, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया। इंडिया में आपको कम से कम 60 डेज है। ठीक है, आपने कहा कि हम मेरे प्रीवियस ईयर में मैम 18-19 में मेरे तो 181 डेज है। बोलिए। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम बहुत कट रही है वॉइस। वॉइस बहुत कट रही है, एक मिनट बचा, एक मिनट, रुको मैं एक बार वायर, अब देखो आ रही है आपको? अब आ रही है बेटा? अब एक बार चेक करना। यस मैम आ रही है। एक बार मैं लाइन बोल देती हूँ, आ रही है ना थोड़ा सा? अब मैं एक बार आउटसाइड आ गई हूँ, ठीक है, वहां तो अच्छे से चलेगा वाईफाई। अब देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कौन सा है कि ठीक है, आपने 181 डेज का नहीं है कंसेप्ट, आपका सॉरी
182 डेज का कंसेप्ट नहीं है। आपने कहा कि मैम मैं तो 181 डेज रही हूँ, ठीक है, कि मैम मैं तो 181 डेज रही हूँ उस ईयर में। सो मैंने कहा ठीक है, आपका हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में है कि आप 60 डेज से ज्यादा होने चाहिए। बाबू अब वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. चलो, अब क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया। तो इंडिया में आपका 60 डेज, कम से कम 60 डेज होना चाहिए, ठीक है। आपका सिमरन ने कहा मैम मेरा तो 181 डेज निकल रहा है। मैंने कहा गुड, तो आपका ये 60 डेज का कंसेप्ट तो आ रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, जैसे है अनन्या ने कहा कि मैम मेरा 74 डेज है, तो मैंने कहा बाबू 60 डेज होना चाहिए, ठीक है, 60 डेज या उससे ज्यादा। पर इसके साथ और भी कंडीशन है, देखो यहाँ एंड लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ एंड लिखा है, ठीक है। अब आपको और चेक क्या करना है? आपको चेक करना है 365 डेज ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the relevant previous year, ठीक है, कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है मेरा? 1819। 1819 से इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा ईयर हो गया? सो 1819 से इमीडिएटली प्रीसीडिंग हम आपका ईयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1819 है, तो आपका हो जाएगा 1718 इमीडिएटली, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका 1718 हो जाएगा, फिर 1617 हो जाएगा, 15, ठीक है, 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है? उन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years, यानी आपको इस ईयर को छोड़ के बिल्कुल इमीडिएटली इसके 4 ईयर में आप 365 डेज से ज्यादा इंडिया में होने चाहिए। फिर सिमरन ने कहा कि मैम मैं तो सिर्फ उसी ईयर में ही गई थी, मैं 18-19 में ही बाहर गई थी, बाकी तो मैं उससे पहले वाले किसी भी ईयर में मैं बाहर नहीं गई। तो सिमरन के तो यानी 1 साल का ही या 2 साल के ही इमिडिएटली ऐड करके 365 डेज आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब कि सिमरन बी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। अब मैंने कहा अनन्या, अनन्या ने कहा कि मैम मैं 74 डेज थी, ठीक है। अनन्या ने कहा कि मैम मैं ना इस ईयर को छोड़ के इन इसके पहले वाले 4 years में मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है मैं कि मैं उस ईयर में, क्योंकि मैं बीच बीच में आई भी हूँ और गई भी हूँ इंडिया में, ऐसा करते हैं ना लोग, आते हैं जाते। तो मैंने अनन्या से कहा अनन्या आप अपना ये प्लीज मुझे क्लेरिफाई करके बताओ कि आप उन ईयर्स में कितने कितने टाइम के लिए आए हो। अनन्या ने कहा कि मैम मैं, ठीक है, आपको नोटिस कर रही हूँ, मैं उसमें देख रही हूँ अपना, ठीक है, मैं आपको शो कर रही हूँ, बताती हूँ। तो अनन्या ने अपना मतलब पासपोर्ट या जो भी उन सब में देखा, चेक किया, तो 2017-18 में अनन्या ने कहा कि मैम इससे जस्ट इमीडिएटली पहले वाले ईयर में मैं खाली 2 दिन के, सॉरी 2 महीने के लिए आई थी। तो 2 महीने के लिए आई थी, तो इसका मतलब कितने हो गए? 60 डेज हो गई हैं। उसमें चेक करना पड़ेगा कि 31 का वो मंथ था या नहीं, तो कितना होगा? 61 हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैम 17-18 के में तो मैं 2 महीने के लिए थी, लेकिन 16-17 में मैं 4 महीने के लिए थी। तो 4 महीने आप लगा लो उसके, ठीक है, तो 120 आपका ये हो गया। तो आप उसमें 31 वाला देख लेना। तो ऐसे ही इमिडिएटली 4 years का आप क्या करोगे? काउंट करोगे। अगर वो 365 डेज से ज्यादा है, तो अनन्या ने कहा कि मैम मैं यानी कि ठीक है, स्टार्टिंग में जो वो है मेरा इन चारों का जो ईयर का जो टोटल है वो तो मेरा 700 आ रहा है, या वो मेरा 600 है, वो मेरा 400 है, या वो मेरा 370 आ रहा है।
चाहे एक भी ज्यादा क्यों ना हो। मैंने कहा अनन्या इसका मतलब आप भी रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट नहीं हैं। ठीक है, आप रेजिडेंट हैं। अब बात करते हैं नेहा। नेहा ने क्या बोला? नेहा ने कहा कि मैम मैं तो उस प्रीवियस ईयर में खाली 1 महीने के लिए आई थी। मैं मतलब उस प्रीवियस ईयर में अप्रैल के बाद चली गई थी, मई लगते ही मई के फर्स्ट वीक में मैं चली गई। तो मैंने कहा नेहा अगर आप फर्स्ट वीक में चले गए तो आपका वो ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। सो अप्रैल में आपके जो डेज हैं 30 हैं, और अगर उसमें मैं 7 भी ऐड कर लूं 37 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो। अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो आप क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो। तो फिर नेहा क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट बन गई। तो अभी मैंने आपको सिंपल दो ही कंडीशन के बारे में 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, एक तो रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को पहचानने के लिए मुझे बेसिक कंडीशंस कवर करनी है। क्या कवर करनी है? मुझे बेसिक कंडीशंस कवर करनी है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को पहचानने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए मुझे बेसिक कंडीशंस समझ में आ गया ना आपको? अभी बताया मैंने कि कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं, हमें कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस करनी है। सो ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट थे। अब एक बार मैं फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। In case of an Indian citizen who leaves India during the previous year, ठीक है, अभी जैसे मैंने सिमरन का केस बोला, ठीक है, कि वो प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, या तो कहीं भी इंडियन शिप में, मतलब इंडियन शिप में वो उसके क्रू मेंबर ये के लिए कि जैसे जो शिप में काम करते हैं, ठीक है, वो शिप में काम करते हैं तो उसके क्रू मेंबर के लिए और एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर के दौरान, ठीक है, वो इंडिया में उसने लीव किया। तो इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, जिसने इंडिया को लीव किया, तो प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। तो हमें क्या देखना है कि उस प्रीवियस ईयर में तो हमारे पास 182 डेज का कंसेप्ट, कि जैसे वो फर्स्ट टाइम ही जा रहा है। अगर वो फर्स्ट टाइम ही जा रहा है तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर वो फर्स्ट टाइम ही आपका जा रहा है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो बाकी के उस 4 सालों में तो आप तो इंडिया में ही थे ना, तो आपका 365 डेज का तो कंसेप्ट अप्लाई हो ही गया। ठीक है, तो और ध्यान दीजिए, जब आपका 182 डेज का कंसेप्ट अप्लाइड हो जाता है ना, वहां आपको ये 4 साल का कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। देखो, या तो उसी साल में ज्यादा डेज के लिए आपका होना चाहिए। अगर आप उस साल में क्या है कम डेज के लिए हैं तो आपके बाकी के ईयर्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सिंपली आप ध्यान में रखो, अगर आप उसमें 182 डेज से ज्यादा हो तो आप रेजिडेंट होंगे। अब आइए सेकंड पॉइंट। इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, ओरिजिन उसका क्या है? द इंडिया है। ध्यान देना बाबू, ओरिजिन उसका इंडिया है, ठीक है, जो कि अब्रॉड में रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो कि जाते हैं, इंडियन ओरिजिन है, उनके मम्मी पापा इंडिया में है, ओरिजिन वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं, ठीक है, और अब्रॉड में जाके सेटल्ड हो गए हैं। तो अब वो 10 साल से इंडिया में नहीं आए, तो फिर वो तो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन गए ना, क्योंकि आपको उस ईयर में, जिस ईयर की आप इनकम की बात कर रहे हैं, तो उस प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में 182 डेज भी आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो आप नॉन रेजिडेंट बन गए, बेशक आपका इंडियन ओरिजिन क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी को मैक्सिमम टैक्स को अवेल करना है, मैक्सिमम टैक्स के बेनिफिट्स को लेना है। तो इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन
और अ पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन के केस में, या इंडियन ओरिजिन के पर्सन, ठीक है, हु इज अब्रॉड, जो कि बाहर है, who comes on a visit to India during the previous year, जो कि प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में विजिट पे आता है, तो who comes on a visit to India during the previous year, presence of at least 182 days in India, तो इंडिया में उसका, ठीक है, 182 डेज का प्रेजेंस होना चाहिए। तो ध्यान देना, उनका जो प्रीवियस ईयर 18-19 के दौरान इंडिया में उसका जो प्रेजेंस है वो 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। सो प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। क्लियर? ये आई होप मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर करके कंसेप्ट समझा दिया है। समझ में आया ना? अब बात करते हैं कि एक पर्सन की, जैसे सिमरन की है और किसकी बात की, अनन्या की, दोनों ने, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो वो रेजिडेंट बन गए, लेकिन नेहा रेजिडेंट नहीं बनी। तो नेहा रेजिडेंट अगर नहीं बनी तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए जब मेरी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मुझे एडिशनल देखनी भी नहीं है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन तो मेरी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को आइडेंटिफाई करने के लिए है। So my additional condition is only to do distinctions between the resident and the non-resident। ठीक है, सॉरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो इसके लिए ही बनी है। ठीक है, सो एडिशनल कंडीशंस एट ग्लांस, एक बार एडिशनल कंडीशंस देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो रेजिडेंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, यहां मैंने बाबू और लिखवाया था, ठीक है, बेसिक कंडीशन में मैंने और लिखवाया है। तो जहां भी आपके पास और लिखा हुआ है तो वहां पे दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ आपकी एडिशनल कंडीशंस की, तो एडिशनल कंडीशंस हमें दोनों ही चेक करनी है ऑर्डिनरी होने के लिए। यानी आपको इंडिया में टैक्स का बेनिफिट, 2.5 लाख के इनकम पे टैक्स ना पे करना पड़े, डिडक्शंस मिले आपको, तो ये सब कुछ आपको एडिशनल कंडीशन में ही मिलेगा। जब वो सेटिस्फाई करोगे तो आपको बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए कंडीशंस भी ज्यादा होंगी। तो यहाँ तो कंडीशन एक थी, यहाँ कंडीशन दो है, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होगा, लेकिन एडिशनल में आपकी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अच्छा बच्चों, में मेरी आपको वॉइस आ रही है ना? क्लियर आ रही है? अब देखो। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, रेजिडेंट इन इंडिया। देखो आपको क्या देखना है कि 10 साल में से, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि जैसे है आपको 18-19 का ईयर है तो 18-19 को छोड़ दो, ठीक है, 18-19 को छोड़ के इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यहाँ लिखा भी है मैंने कि दैट इज 17-18 से आप कैलकुलेट कर लो पिछले के 10 साल, तो आपके होंगे 2008-9 से 17-18 तक, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट ईयर तक, यानी कि 2008-9 से 17-18 तक इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट ईयर तक आप 10 साल में से 2 बार, ठीक है, 10 years में से आप 2 टाइम क्या रेजिडेंट होने चाहिए, यानी 10 सालों में से 2 बार आपकी इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि सिमरन ने कहा कि मैम मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, मैं तो 2017 और 18 में भी, ठीक है, मेरा 182 डेज का कंसेप्ट हो रहा है क्लियर। और मैंने कहा सिमरन आपका ठीक है, गुड, आपका इसमें वाला 18-19 में हमने ये कंसेप्ट ले लिया, आपका 17-18 में 182 डेज था, ठीक है, आपको और भी कोई ईयर में देखना है। तो सिमरन ने कहा मैम मैं इससे पहले वाले ईयर में भी इंडिया में ही थी, यानी कि मैं 16-17 में भी इंडिया में ही थी, तो मेरा तब भी
192 डेज का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो बाबू थोड़ा ये टिपिकल है, हमें चेक करना पड़ेगा, पर हमें ये क्लियर देखना पड़ता है कि यानी कि 10 साल में से 2 साल कम से कम, उससे ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 ईयर्स आप रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट होने चाहिए। यानी 10 साल में से अगर 2 साल आप रेजिडेंट हैं तो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। और आप फर्स्ट कंडीशन के अलावा ये मत सोचो कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए हो, नहीं, आप अभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बने हो, अभी आपकी खाली फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड हुई है। सेकंड कंडीशंस भी हैं। सेकंड कंडीशंस क्या कहती हैं कि देखो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19 है, सो 18-19 का इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट ईयर से पहले, ठीक है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से, हम इमीडिएटली वर्ड यहाँ बार बार लिखा है क्योंकि आप इसमें कोई भी ईयर को स्किप नहीं कर सकते। सो इमीडिएटली यानी कि ड्यूरिंग द 7 ईयर, 7 साल के दौरान, अब आपको क्या काउंट करना है, अब आपको 10 साल नहीं, यहाँ से 7 साल, ठीक है, 10 साल तो है ही, ये तो आपने काउंट कर दिया। फिर उसके अलावा 7 साल के दौरान इंडिया में कम से कम 730 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 7 साल में, और ये टोटल है, ये ध्यान रखना कि 7 साल में टोटल, जैसे हमने 365 डेज का निकाला था, वैसे ही हमें 7 ईयर्स का निकालना है। और 7 साल के दौरान इंडिया में क्या, ठीक है, आपका 730 डेज, कम से कम एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 ईयर्स, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2018 तक, यानी कि आपका 11-12 से ईयर से 17-18 के ईयर्स में 7 साल हैं। तो इन 7 साल में आप अपने डेज काउंट करोगे, क्या मेरे डेज 730 डेज या उससे ज्यादा हैं या नहीं। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस, बाबू यहाँ मैंने बीच में और नहीं लिखा हुआ, ये चीज का आप ध्यान दीजिए, अगर बीच में और लिखती तो यानी कोई एक चलती, यहाँ पर कोई एक चल जाएगी आपकी बेसिक कंडीशंस में, लेकिन एडिशनल कंडीशंस में आपकी दोनों कंडीशन ही चलेंगी, तो वहां आपको वर्ड लिखना है एंड, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बीच में और वर्ड नहीं लिखा। तो आपकी ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप क्या रहोगे, आप रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो आपको हमारे यहाँ पे जो भी सारे बेनिफिट्स हैं वो तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, देखो एक बार हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इस पे आ जाइए। नाउ सी, अब आप प्लीज पेपर पेन लेके बैठो, बताइएगा मुझे, ठीक है, बताइएगा कि वो रेजिडेंट है क्या और वो नॉन रेजिडेंट है। देखो, और अगर रेजिडेंट है तो मुझे एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। फिलहाल तो ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल भी आपको जो है वो दे दिया और आंसर्स भी है। तो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, तो मिस्टर कनवल, ठीक है, कनवाल या केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2009, यानी कि जो मिस्टर कनवल है वो इंडिया में आए हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हैं, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आप प्लीज पेपर पेन लेके बैठ, क्योंकि हमें इसमें डेज काउंट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आए हैं ऑन 1 जुलाई 2009, यानी कि 1 जुलाई 2009 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हैं।
एंड हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस देन, और तब से वो इंडिया में ही रह रहे हैं। ये मतलब है ना, अब वो 2009 में आए थे, ठीक है। व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी अभी और कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो उसके बाद गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। 19-20 का या बाकी और कुछ भी मेंशन नहीं है। सो व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 जो ईयर एंड हो रहा है, उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा ये बताना है। सो व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। बस आपको यही ध्यान देना है कि इसमें और कुछ मेंशन नहीं है कि वो इंडिया से बाहर गए या नहीं गए। हाँ जी, बताइए कौन बताएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है इस इलस्ट्रेशन में, यानी कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में तो आए, हमें 19 का ये बताना है, यानी कि हमें 18-19 का चेक करना है। तो 18-19 में तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो इंडिया से बाहर गए या नहीं गए, और ये भी लिखा हुआ है कि वो तब से इंडिया में ही रह रही हैं। इसका मतलब कि वो उस प्रीवियस ईयर में भी इंडिया में ही थे, यही मतलब हो गया ना। अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया कि वो इंडिया से बाहर गए हैं, अगर ये कुछ मेंशन नहीं है कि वो इंडिया से बाहर गए हैं, तो इसका मतलब कि वो इंडिया में ही थे। तो यानी कि मिस्टर कन्वल हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। तो जो आपका बेसिक कंडीशन की जो फर्स्ट था वो सेटिस्फाइड हो गया। तो जो मिस्टर कन्वल है वो इंडिया में रहे फॉर मोर देन 182 डेज। वो 182 डेज के लिए वो इंडिया में रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस प्रीवियस ईयर के दौरान वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा में रहे। तो हमें बेसिक कंडीशन की दूसरी को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि उन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, ठीक है। सो वो इंडिया में रहे, ठीक है, फॉर मोर देन 182 डेज, यानी कि 182 डेज से ज्यादा। तो ही हैज सेटिस्फाइड द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो उन्होंने पहली फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। क्लियर? So he has satisfied the first basic condition. Now the next. Next क्या लिखा है? The second one. ठीक है, अब यहाँ आइए, अब हमें एडिशनल कंडीशन भी देखनी है, क्योंकि वो इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है, इंडिया में रहे हैं। कहीं देखो मेन दिक्कत आती है जब कोई भी पर्सन बाहर जाता है, वो कितने दिन के लिए गया उसको डेज काउंट करने में। अब तो वो आ गया इंडिया में, फिर उसके बाद वो गया ही नहीं। तो यानी कि 18-19 में तो वो था ही, और वो 17-18 में भी इंडिया में ही था, ठीक है, 16-17 में भी इंडिया में ही था। तो यानी कि इस ईयर को छोड़ के अपने, यानी कि 10 ईयर्स में से 2 बार तो वो रेजिडेंट है। यस, वो 2 बार क्या है, रेजिडेंट हो गया। सो ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ द 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में से 2 बार वो इंडिया में रेजिडेंट है प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल में से 2 बार वो क्या है, रेजिडेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखो, तो ही हैज स्टेड फॉर मोर देन 730 डेज। ऑब्वियसली वो इंडिया में ही रहा है, तो कहीं भी नहीं गया। तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 ईयर्स के टाइम भी वो 730 डेज से ज्यादा में स्टे किया है। तो इसका मतलब कि वो 18, 18, 19 के लिए वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपको बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ गिवन है, कब आया, कब दोबारा गया, कितने टाइम के लिए आया, कितने टाइम के लिए गया। अब आपको इसको चेक करना है, ठीक है। सो हरिशंकर एज 35, हरिशंकर जिनकी एज 35 है,
इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के क्या है, सिटीजन है। ओ ही लेफ्ट फॉर जापान, ध्यान दीजिए इसका मतलब कि वो इंडिया के रहने वाले हैं। ओके, तो ही लेफ्ट फॉर जापान ऑन अ टीचिंग असाइनमेंट ऑन 1 जून 2017, यानी कि वो, ध्यान दीजिए वो कब गए, देखो आपको कब चेक करना है, आपको चेक करना है 19 का, यानी कि आपको असेसमेंट ईयर 19-20, इससे पहले वाला ईयर क्या होता है मेरा, प्रीवियस ईयर, यानी 18-19, यानी कि मुझे 18-19, क्योंकि 31 मार्च 2019 18-19 का ही एंड होगा, तो मुझे 18-19 का चेक करना है। क्लियर? सो मुझे 18-19 ईयर का चेक करना है, और उसके लिए, और ये दिया गया है आपको 17-18 का, कि वो 1 जून 2017 को छोड़ के चले गए, कहाँ पे, सॉरी, ही लेफ्ट फॉर जापान, वो जापान के लिए चले गए, ठीक है, जून में, एंड केम टू इंडिया ऑन 5 जनवरी 2019, यानी कि वो कब आए, ना तो वो 18 में आए, 17 को चले गए, 18 में भी नहीं आए, वो सीधा 19 को आए, और 19 को कब आए, वो 19 में आए, 5 जनवरी 2019 में आए, 3 महीने की लीव के लिए, ध्यान देना, ठीक है, वो कब आए, 3 महीने की लीव के लिए आए। ही अगेन लेफ्ट फॉर जापान, बाबू आप प्लीज पेपर पेन लेके जब तक नहीं लिखोगे ना नहीं समझ में आएगा, बता रही जो मैं बोल रही हूँ उनको आप लिखो, तो ही फिर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो ही अगेन लेफ्ट फॉर जापान ऑन 4 अप्रैल 2019, तो वो दोबारे से, पर अब तो ये तो हमें तो मार्च तक का देखना है, हमें तो इसका नहीं देखना, ठीक है, वो दोबारे से 4 अप्रैल 2019 में दोबारे से वो चले गए, लेफ्ट हो गए, ठीक है, जापान के लिए। तो अब हमें उसका 18-19 में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। सो व्हाट इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी 18-19 का मुझे क्या रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। अब आप लोग अपने आप बताइए, यानी 18-19, पेपर पेन लेके बैठो प्लीज। 2017, यानी 17-18 ईयर में वो इंडिया में थे नहीं, वो इंडिया में सिर्फ 1 जून को चले गए, यानी वो अप्रैल मई में ही, यानी सिर्फ 2 मंथ्स के लिए वो इंडिया में थे, तो वहां पे लिख लो 2 मंथ्स के लिए वो इंडिया में थे, ठीक है। 17-18 में वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए इंडिया में थे, क्योंकि वो 1 जून को चले गए, लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। अब लिखा है उससे पहले वाले ईयर्स में तो हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि 16-17 में, 15-16 में, 14-15 में, क्योंकि हमें उसके इमीडिएटली ईयर भी देखने चेक करने पड़ेंगे, तो उसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है, और उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि वो इंडिया का क्या है, सिटीजन है, क्या मेंशन है, लिखा हुआ है कि वो इंडिया का सिटीजन है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है इसका मतलब कि वो इंडिया में ही रहा होगा, है ना। तो यानी कि बाकी के, यानी कि 17-18 में वो 2 महीने के लिए था, लेकिन 16-17 में और 15-16 इन सब में वो क्या था, आपके पास वो इंडिया में ही था, सॉरी आपके पास नहीं, वो इंडिया में ही था। क्लियर? बाकी के ईयर्स का हमने देख लिया, हमने 17-18 का भी देख लिया, अब हमें मेन देखना है, यानी 18-19 का। 18-19 में तो वो आया ही नहीं, वो कब आया, वो 19 में आया है, कब आया है, 5 जनवरी को, यानी कि 5 जनवरी से आपको कंप्यूट कर दो, यानी कि वो फैब में आया है और वो मार्च में आया है, मार्च में 31 डेज इंक्लूड करो, फैब में काउंट करो, क्या उस दिन लीप ईयर था, नहीं, तो आपको फैब में 27 जो भी हैं डेज, वो आपको 28 डेज काउंट करने हैं फैब के। देखो लिखा है ना कि मिस्टर शंकर सिटीजन ऑफ द इंडिया केम ऑन अ विजिट टू इंडिया में आए थे एंड रिमेन्ड हेयर फॉर 86 डेज ओनली, क्योंकि वो जब 5 जैन को आए तो जनवरी में वो कितने दिन
ओके आपको काउंट करना है 27 डेज रुके, फुल मंथ नहीं लेना, आपको एक एक दिन काउंट करना है, यानी कि वो जनवरी में 27 डेज रुके, ठीक है। फैब में उस दिन जो आपका ईयर देखो 18-19 आपका लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज लेंगे, 29 डेज नहीं लेंगे। तो फैब में 28 डेज के लिए थे, और मार्च में 31 डेज, क्योंकि वो फिर बाद में अप्रैल में गई हैं। तो 86 डेज टोटल निकल के आए हैं, यानी कि ये आपका 182 डेज का तो कंसेप्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका ये 60 डेज से तो ज्यादा है ना। बेसिक कंडीशन में हमने स्टडी किया कि आपका एक कंसेप्ट है 182 डेज, ठीक है। 182 डेज में हमें बाकी का वो 4 साल का देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये 60 डेज से ज्यादा निकला, ठीक है। तो 60 डेज के साथ साथ मुझे बाकी के प्रीवियस ईयर में चेक करना पड़ेगा 4 साल में क्या वो थे या नहीं थे, ठीक है। कह रहे ऑल्दो ही हैज बीन इन इंडिया फॉर मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑल दो, क्योंकि देखो मेन चीज यहाँ कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ऑल दो वो इंडिया में थे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18-19 में भी हमने चेक किया, क्योंकि उससे पहले वाले ईयर में देखो 17-18 में 2 महीने के लिए थे, ठीक है। 16-17 में वो फुल ईयर के लिए थे, 15-16 में भी वो थे, तो बाकी के 4 सालों में उसका 365 डेज से ज्यादा में थे, ठीक है, फिर भी थे। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कैटेगरी 1 में जो यानी कि उसने क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, एक मिनट, शायद ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, वो तो सेटिस्फाइड है, बट ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन इन कैटेगरी 1 एज ही हैज टू कम ऑन इन इंडिया ऑन अ विजिट। ओके ओके, ठीक है। अब देखो अगर वो इंडिया में क्या है, इंडिया में आप एक विजिट के लिए आते हो, आप किसके लिए आते हो, इंडिया में विजिट के लिए आते हो, आप तो कहोगे कि मैम यहाँ पे भी उसका फुलफिल है, ये भी उसका क्या है फुलफिल है, तो वो जो पर्सन है वो एक रेजिडेंट हो गया। फिर अब हमें अगर वो पर्सन रेजिडेंट हो गया तो हमें उसका क्या चेक करना है, हमें उसका अब बाकी का नॉन ऑर्डिनरी का चेक करना है। फिर मैंने कहा आपको इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट समझाया है, इसी में ही देखो क्या कंसेप्ट बताया है, इसीलिए मैंने वो जो 1, 2 और 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं कि अगर कोई भी पर्सन विजिट के लिए आता है, देखो यहाँ पे तो मैंने ये नहीं कहा ना, अगर ये दोनों ही पॉइंट होते हमें ये भी चेक करना है क्या लिखा हुआ है, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, वो इंडिया में विजिट के लिए आया है, ठीक है, इंडिया में वो विजिट के लिए आया था, तो यानी कि उसका हम फिर 182 डेज देखते हैं। उस केस में हमारे पास ये सेटिस्फाइड ही क्यों ना हो, तब भी मेरे लिए 182 डेज का कंसेप्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो ये वो क्या था, विजिट पे है, इसीलिए देखो इस क्वेश्चन में कितना उन्होंने टर्न कर दिया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। सो क्या लिखा है, ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन इन कैटेगरी 1 एज ही हैज टू कम टू इंडिया ऑन अ विजिट, वो इंडिया में बाबू विजिट के लिए आया है, और तो वहां पे उसे 182 डेज तो रहना चाहिए था, ठीक है, और वो 182 डेज से कम रहा, बावजूद इसके कि उसने उसको सेटिस्फाइड किया, लेकिन फिर भी वो इंडिया में 182 डेज से कम में रहा, तो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे लिखा है द डेज
of arrival in India will be counted as 1 day of the stay here. अगर वहां पे वो एक दिन भी रहा है ना तो भी हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है आप प्लीज इसको एक बार इसको या तो इसकी फोटो क्लिक कर लो या इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आपको इसको कंप्यूट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप ये प्लीज ये जो क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए स्लाइड रोक देती हूँ, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, खुद से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, फिर कंपेयर करो कि क्या मेरा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, फोटो क्लिक करनी है तो आप इसकी प्लीज यहाँ से फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशंस भी है। सबसे स्टार्टिंग में तो खाली इलस्ट्रेशन ही करना, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन पे देखना, ये पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये कंप्लीट ऐसे लिखा भी है, आई होप आपने कर लिया होगा। बीच में कहीं रोकना तो नहीं है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, अगर इसमें से आपको कोई डाउट होता है ठीक है पूछ लेना मुझसे, क्योंकि आपको वो मैक्सिमम क्वेश्चंस की ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कोई डाउट होता है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी, हाँ सेकंड क्वेश्चन भी है, आप प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ये भी एक आपका इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे जो पे कोई भी डायरेक्शन है वो मैंने कर चुकी है। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, विजिट के केस में हम 182 डेज का कंसेप्ट देखते हैं। क्लियर, सॉल्यूशन की भी आपने क्विक ले ली, आप इसकी भी एक बार ले लीजिए लास्ट स्लाइड का। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन की भी आप क्विक ले लीजिए। क्वेश्चन है, कोशिश करना कि पहले देखो मत। ठीक है, illustration 3.11 during the previous year 1819 x है। ठीक है, ये आपको सारे रेजिडेंशियल के क्वेश्चंस हैं। डन, सबका हो गया? हाँ जी, सबका हो गया। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ठीक है ना, तो बाबू इनकी प्लीज प्रैक्टिस करना, और ये मत सोचना कल की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अच्छे से पूछूंगी मैं आपसे, आप सभी बच्चों से इसके बारे में पूछूंगी। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कोई डाउट है, क्योंकि अब ये चैप्टर हमारा फिनिश नहीं हुआ है। कोई डाउट है आप सबको? किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, कल हम HUF का और कंपनी के क्वेश्चंस करेंगे।